हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज 19 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर हम आपको लिंक दे देंगे, जहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को जरूर से देख लीजिएगा। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये स्टेप है 3 स्टेप, इसको फॉलो करेंगे आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज, अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। क्लियर है। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइज। ऑटो सब्जेक्ट का कंप्लीट डिटेल के साथ में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आज जो है हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। जीके के पूरे क्वेश्चंस पता है, साइंस बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे मिले हैं। पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अगर आगे आने वाले दिनों में कभी भी आपका एग्जाम है किसी भी शिफ्ट में, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चंस जरूर से सेंड करें, क्योंकि गाइज आज भी काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं। और उसी की बदौलत है कि आपको 100% ऑथेंटिक एनालिसिस आज की इस वीडियो में मिलने वाला है और 100% सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्लियर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जितने भी क्वेश्चंस, एटलीस्ट अगर आपको एक क्वेश्चन पता है तो वो भी आप हमें सेंड कर दें, ताकि हमें क्वेश्चंस पता चल पाए, पैटर्न मैच हो पाए। और सही क्वेश्चंस पता चलेगा तो सही एनालिसिस आपको मिल पाएगा। क्लियर है। तो आप जरूर से सेंड करें जब भी आपका एग्जाम हो। इन नंबर को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो है हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। क्लियर है। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं, आज जिन भी लोगों ने हमें क्वेश्चंस बताए, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस सेंड किए हैं हमारे पास में। 1 to 1 हमने कुछ लोगों से बात भी की है कॉल पर। तो गाइज उन सभी को पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, ताकि उन्होंने जितना भी उनका टाइम काफी कीमती है, आप सभी को हमें पता ही है। और काफ़ी सारी वैकेंसीज है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके साथ में भी, बट उन्होंने समय निकालकर हमें क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है, तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप भी थैंक यू जरूर से बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिया गया है। नीति निर्देशक जो तत्व लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए डिटेल अगर हम कवर करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोला जाता है, ये क्वेश्चन एक दिन पहले भी पूछे जा चुका है इससे। तो डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और हमारे संविधान में 15 डीपीएसपी है। क्लियर है। कितने हैं? 15 है। अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये देखने को मिलते हैं। ये इसका वर्णन है। डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्याय संगत है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक जो तत्व लिए गए हैं डीपीएसपी, इसको बोला जाता है, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म सबसे पहले किसने अपनाया था। और ऑप्शंस आपको इस तरह से दे रखे थे, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। तो सही जवाब आपका सम्राट अशोक रहेगा। सम्राट अशोक के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, इन्होंने कलिंग विजय के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो सम्राट अशोक 304 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया इन्होंने। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। क्लियर है। अपने रक्त रंजित अभियान और कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्लियर है। अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारत के मौर्य वंश के सम्राट थे। इनके बारे में ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में आता है। विधि के समक्ष समता जो आता है ये आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में आता है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न और इसका चेंज हो, बाकी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था कि समता का जो आता है ये विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समता किस आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानूनी समानता यानी कानून के समक्ष समानता किससे संबंधित है। और कानून के समक्ष समानता का मूल रूप से मतलब है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो या महिलाओं हो, या इसके अलावा उच्च जाति या निम्न जाति कोई भी हो, सभी के एक साथ समान व्यवहार उनके साथ में किया जाना चाहिए। तो इससे इसका संबंध सीधा सीधा है कि कानून के समक्ष समानता का मूल रूप ये आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा यह राज्य देश में किसी को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दे सकता है, जिसको बोला जाता है कानूनी समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से लगातार 2-3 दिन से क्वेश्चन बन रहे हैं। डेली आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आरबीआई से। आज भी क्वेश्चन बना है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस तरह का बैंक है? तो आरबीआई जो बैंक है ये केंद्रीय बैंक है। क्लियर है, याद रखिएगा आरबीआई। और कल या परसों में क्वेश्चन बना था कि आरबीआई और पीएनबी या एसबीआई और पीएनबी किस तरह का बैंक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा इन तरह के क्वेश्चंस को, याद रखिएगा। आरबीआई जो है ये आपका केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। और इस केंद्रीय बैंकिंग संस्थान की स्थापना 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के सुझाव के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की कमीशन के आधार पर की गई थी या किस आयोग की इस पे की गई थी, तो हिल्टन यंग कमीशन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, जाना जाता है इसको। और इसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था? तो ये कोलकाता में था स्टार्टिंग में, और उसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट किया गया, स्थानांतरित किया गया। तो पहले कोलकाता था 1935 में जब स्थापना हुई थी, उसके 2 साल बाद 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और आरबीआई का जो माफ कीजिएगा, हाँ आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये हुआ था 1949 में। ये भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 मिला है कुमार सानू को। और ये क्वेश्चन आपका एक बार पहले भी पूछा जा चुका है इसी एग्जाम में जो चल रही है अभी रिसेंटली। क्लियर है, और डबल से ये वापस से रिपीट हुआ है आपका। लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को दिया गया। कुमार सानू ने इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। लता मंगेशकर पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए बेसिकली दिया जाता है। और भारत के कई राज्य सरकारें इस नाम से अन्य पुरस्कार भी प्रदान करती हैं। बेसिकली ये जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार का है। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1984 में यह पुरस्कार शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन या कौन सा ऑप्शन जो दे रखे ये कौन सा सही है निर्वाचन आयोग के संबंध में? क्लियर है, पहला आपका पॉइंट है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दूसरा है बा इसकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है ये 62 वर्ष होती है। और ऑप्शन आपको दे रखे दोनों सही है, दोनों गलत है, केवल एक आ सही है, केवल बा सही है। आपको बताना है क्या इसमें से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारतीय जो निर्वाचन आयोग है इसमें अलग अलग यहाँ पर चीज़ें हैं। मैं पहले वो केवल क्लियर कर दूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर इसका क्लिक कर पाएँ। देखिए भारतीय जो निर्वाचन आयोग है या मुख्य चुनाव या चुनाव आयोग है, दोनों एक ही है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है इसमें, और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और बाकी अन्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 साल जो पहले हों। क्लियर है, तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है ये होती है 65 साल। इसके अलावा अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है ये 62 साल होती है, 62 साल होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा सही है। ये तो ठीक है, पहला तो सही है आपका, दूसरा भी आपका सही होगा। अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर चुनाव आयोग दे रखा होगा या चुनाव आयुक्त दे रखे होंगे या मुख्य चुनाव आयुक्त दे रखे होंगे तो उस सिचुएशन में इसका राइट आंसर क्लिक किया जा सकता है। बट इस सिचुएशन में दोनों मुझे सही लग रहे हैं क्योंकि दोनों यहाँ पर सही है। क्लियर है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन था तो आपका दोनों सही रहेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है SLR किससे संबंधित है? SLR का जो संबंध है ये बैंक से है, बैंकिंग से इसका संबंध है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए सांविधिक तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो इसको बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको बोला जाता है। SLR ये होता है सांविधिक तरलता अनुपात, ये होता है हिंदी में। अब हम सिंपल सी बताएं आपको तो ये बैंक से संबंध है इसका, और यह एक प्रकार का रिजर्व है जिसे वाणिज्य बैंकों को उधारकर्ताओं को अपना पैसा जमा करने से पहले बनाए रखने की आवश्यकता होती है। SLR दरों को विनियमित करना भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक घटक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो अमित शाह ने किया है ये जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ये बिहार में इन्होंने किया है। याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा में लोकनायक इनको जाना जाता है लोकनायक के नाम से।
क्लियर है। जयप्रकाश नारायण को, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर इन्होंने किया है बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्रांति के सपनों की पूर्ति पर प्रकाश डाला है। जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से जाना जाता है और वहां एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को बिहार राज्य के बलिया जिले के सीता बदियारा गांव में हुआ था इनका जन्म। और 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए चरबहा उत्सव, इस तरह से कोई उत्सव था आपका, ये वर्ड जो है ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिला है कि क्या उत्सव का नाम था, बाकी उत्सव से क्वेश्चन बना है, चरबहा उत्सव ही वो बता पाए। इस तरह से हमने थोड़ी सी सर्च किया, रिसर्च की, तो इस तरह से कोई उत्सव नहीं है। अगर आपको पता था कि ये वर्ड एग्जैक्ट क्या था तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। क्लियर है, बाकी उत्सव से क्वेश्चन बना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो भारत सरकार द्वारा मानव विकास संसाधन जो मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय अब कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से बात करें तो 1985 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए शिक्षा जो मंत्रालय था पहले, ये इसका नाम पहले शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, तो इसका नाम बदलकर पहले 1985 में राजीव गांधी ने क्या कर दिया था, शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम किया था इन्होंने, राजीव गांधी ने 1985 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शुरू की गई थी और इसे 1992 में अंतिम बार संशोधित किया गया था। तो उस टाइम पर इन्होंने जो है इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। क्लियर है। और आज अब जो इसमें चेंजेस हुआ है ये 35 साल बाद, यानी कि अब 35 साल बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब वापस से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के मसौदे की प्रमुख सिफारिशों से था, है ना, जिसे पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी थी। तो वापस से इसका नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, जो कि पहले स्टार्टिंग में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। तो ये GDP बोला जाता है। किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ये होता है GDP, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण किसने किया। तो फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप के फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किया है। क्लियर है। और वहां फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री है, तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम बन गया है। फाइनल मैच 18 दिसंबर को कतर के लुसेस और आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया है। तो ये कहां पर खेला गया था, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है। सही जवाब रहेगा मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश जो है ये सबसे पुराना है। आपको गुप्त मौर्य इस तरह से दे रखे थे, चोल सुंग इस तरह से, तो आपका मौर्य करेक्ट आंसर रहेगा। मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, जो 325 से 185 ईसा पूर्व के दौरान भारत के उपमहाद्वीप में अस्तित्व में आया था। क्लियर है। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त द्वारा 320 ईस्वी में की गई थी। तो आपका ये करेक्ट आंसर जो रहेगा ये रहेगा मौर्य राजवंश। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है यह हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। तो 1977 में इसकी घोषणा हुई थी और हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे उचित क्या है ये आपको बताना है। और ऑप्शन हमें पहला ही मिल पाया है, समुद्र के पास कारखाने नहीं लगाना चाहिए, ये पहला ऑप्शन है। और यही सब ठीक, ये सबसे उचित आपसे पूछा है, हो सकता है इससे भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दे रखा ऑप्शन में। क्लियर है, ऐसा हो सकता है। तो उस सिचुएशन में ऐसा ये बता पाना पॉसिबल नहीं कि यही आपका राइट आंसर है। बट इससे अगर वीक स्टेटमेंट होंगे, इससे अगर वीक होंगे कुछ स्टेटमेंट तीनों, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बट अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं इन तीनों में, बाव साओ दा में, तो आपके उनमें से ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। बट आपको हम पैटर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं। निम्न में से सबसे उचित क्या है, इस तरह से मेंटली इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है आसानी से, और आई थिंक इजी ही क्वेश्चन होगा। कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चंस और ऑप्शंस आपको दे रखे होते हैं, इसलिए याद रखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नाबार्ड का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना नाबार्ड का मुख्य कार्य है। नाबार्ड का पूर्ण रूप से राष्ट्रीय बैंक और ग्रामीण विकास है। पूर्ण नाम अगर हम पूछे या पूर्ण रूप देखें तो राष्ट्रीय बैंक कृषि और ग्रामीण विकास है इसका पूरा नाम। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में 12 जुलाई को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। नाबार्ड कृषि, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग इत्यादि के विकास और संवर्धन के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है और नियंत्रित भी इनको करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के उप सचिव कौन से ओझा करके ऑप्शन में था आपका, जो कि हमें नहीं मिल पाया है। आप देख लीजिएगा अगर आपको पता है तो ये, या फिर वो बता रहे थे कि या तो मध्य प्रदेश के उप सचिव होंगे या फिर केंद्र यानी सेंट्रल से कोई उप सचिव होंगे, जिनका राइट आंसर उन्हें 110% सटीक आंसर उनको पता था कि इसका आंसर ओझा ही सरनेम था उनका, कोई आएगा। तो इस तरह से हम हिंट आपको दे रहे हैं। जिन लोगों को एग्जाम दिया होगा उनको तो आइडिया लग चुका होगा और उनको रिकॉल भी हो गया होगा क्वेश्चन। तो आप कमेंट में एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल पाए कि क्या क्वेश्चन आपका पूछा था। क्लियर है, कोई उप सचिव पूछे थे जिनका सरनेम ओझा था और वो मध्य प्रदेश के हो सकते हैं या फिर केंद्र के भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एसबीआई पोस्ट और टेलीग्राफ ये किस प्रकार की बॉडी है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का जो पड़ोसी ग्रह कौन सा है, शुक्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी है। यह रात्रि के आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में दिखाई देता है। तो गाइज 20 नंबर का जीके आपका आया, जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने बता दिया। देखिए सुबह की शिफ्ट में भी 20 नंबर का जीके आया था आपका, कल भी 20 नंबर का ही आया था। यानी अभी जो है जीके 25 का नहीं आ रहा है आपका, जीके 20 नंबर का आ रहा है। और पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको कवर करवा दिए हैं। अब आइए साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, साइंस की ओर आगे बढ़ो से पहले बता दें हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी सब इंस्पेक्टर की। तो इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये बिल्कुल नए जो लेटेस्ट पैटर्न आपका पटवारी में देखने को मिल रहा है, ये सारा लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हमारे पास में सारे के सारे अवेलेबल है, क्योंकि आपको डेली एनालिसिस करवा रहे हैं। सारे के क्वेश्चन हमारे पास में किस लेवल का पैटर्न आ रहा है और एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा और डेमो जरूर से चेकआउट कर ले। एक बार डेमो चेकआउट करेंगे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल पाएगी। और ये पीएससी की टेस्ट सीरीज है, ये हमारी ई बुक है 2023 एमपी करंट अफेयर की, ये 2022 की। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर डेमो और कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। आइए अब हम साइंस को कवर करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन बना है, पिरामिड का सूत्र क्या होता है। तो पिरामिड का जो सूत्र है, आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल निकालकर उसे 1/3 से गुना करना होता है। तो ये होता है पिरामिड का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सूत्र होता है NaClO, इसका फुल फॉर्म सूत्र होता है। तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया पास्कल से। इसके अलावा अपघटक से क्वेश्चन बना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कल आपसे पूछा था रासायनिक सूत्र, आज पूछ लिया है रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। उस वीडियो में हमने बता दिया था आपको। और सूत्र पूछे जाए तो NaHCO3 इसका सूत्र है बेकिंग सोडा का। इसके अलावा प्रेशर बॉय फोर्स का लॉ का कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। बॉक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना था। कंप्यूटर में बात करें, 1 GB कितने MB के बराबर होती है, आप सभी को बताइए 1024 MB के बराबर होती है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे कि 1024 MB कितने GB के बराबर होती है, तो 1 GB के बराबर होती है। CPU से आपका क्वेश्चन बना है, CPU से। इसके अलावा एक्सेल में सर्च इंजन और फाइंड के बीच का अंतर जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, जो कि एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या होता है। तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना, यह होता है शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का। MS वर्ड से क्वेश्चन बना है आपका, एंटीवायरस से क्वेश्चन बने हैं, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बने, नेटवर्किंग से। इसके अलावा इंटरनेट से क्वेश्चन बने, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में एक वचन, बहुवचन, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी, क्रम से जमाना यानी पैरा जंबल वाले क्वेश्चंस बन रहे। लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अलंकार से क्वेश्चन बन रहे, काल से, संधि से, समास से,
क्लियर है। इसके अलावा वाच्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, कारक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तत्सम तद्भव आ रहा है, अनेकार्थी शब्द आ रहा है, शब्द रचनाएं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। मैनेजमेंट में इकोनॉमी डेली आ रही है आपके, परिभाषा और कथन वाले क्वेश्चंस डेली बन रहे हैं। संगठन से विपणन, नियोजन, नियंत्रण और निर्देशन, इनसे भी टॉपिक क्वेश्चन बन रहे हैं। मार्केटिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, प्रबंध हो गया, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में डेली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश में गाइस एंटोनियम, सिनोनियम से क्वेश्चंस बन रहे हैं। मिस स्पेल्ट हो गई, एरर हो गया आपका, सेंटेंस करेक्शन हो गया, पेरा जंबल, और इसके अलावा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, और आइटम्स, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। में सरलीकरण आपका आ रहा है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके अच्छे खासे। SICI से लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, है ना, लाभ हानि, इसके अलावा परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, मिश्रण हो गया, नावधारा हो गया, रेलगाड़ी हो गई, और इसके अलावा समय कार्य, चाल दूरी, क्लियर है, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ, बोर्ड मास, क्षेत्र मिति, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। रीजनिंग में बात करें, अल्फाबेट सीरीज आपकी आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन बन रहे हैं 5 से। इसके अलावा रक्त संबंध, कैलेंडर, आकृति वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दर्पण, रैंकिंग, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और यहीं से क्वेश्चंस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आगे आने वाले दिनों में कभी भी आपका एग्जाम है तो आपको स्टार्टिंग में हमने नंबर बता दिए, उन नंबर पर आप अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको 110% सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। क्लियर है। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।